अच्छा देखिए अभी अभी आवाज कर प्रॉब्लम है तो कभी वीडियो का ऑडियो वीडियो दोनों में हम लोग केस टेकिंग पर जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने कल फीवर में केस टेकिंग की बातें की थी और आज हम लोग स्ट्रेटेजिक केस टेकिंग के तहत जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था स्ट्रेटेजिक केस टेकिंग, तो उसके तहत आज हम लोग जेरियाटिक्स पेशेंट पे केस टेकिंग हम करने जा रहे हैं। यानी कि ओल्ड एज में बूढ़े लोगों में केस टेकिंग कैसे किया जाए इस पर हम लोग और क्या केस टेकिंग का तो फॉर्मेट हमेशा एक ही होगा जो सभी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जो स्पेशल अटेंशन जो हम लोग लेंगे वो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जेरियाटिक्स पेशेंट में ओल्ड एज के पेशेंट में हम लोग किस तरह का ये रखें। एजिंग क्या होता है? एजिंग एक प्रोग्रेसिव जनरलाइज्ड इम्पेयरमेंट functions resulting in the loss of adaptive response to stress and growing risk of morbidity and mortality। एक जनरलाइज्ड इम्पेयरमेंट है, ये किसी भी एज में आ सकता है। एजिंग जो है सो निरंतर हो रहा है, रोज हमारा उम्र बढ़ रहा है और इसमें क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ में वातावरण के साथ में स्ट्रेस के साथ में अपने काम के साथ में हमारा कितना एडेप्टेशंस होता है। अगर हम एडेप्टेशंस हैं तो हमारा एज स्टेबल है, अगर स्टेबल नहीं होते हैं तो हमारा ये नहीं होता है। तो हमारा स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एजिंग में, एजिंग के साथ में। इसलिए एजिंग को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि प्री मैच्योर, हम लोग कहते हैं कुछ लोग प्री मैच्योर एज हो जाते हैं, मैंने पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, और कुछ लोग अपने उम्र के बाद भी 60 साल 70 साल के बाद भी बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आपका एडेप्टिव कैपेसिटी कितना है। एडेप्टिव मतलब कि उसके साथ में संतुलित हो जाने का, व्यवहारित हो जाने का आपका एडेप्टेशन हो पाता है, और इससे आपका जो मॉर्बिडिटी है, आपके अंदर में रोग और आपका जीवन का रक्षा, ये दोनों अगर साथ साथ रह जाता है तो आपके लिए एक एडेप्टिव एजिंग प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रोग्रेसिव है। दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं जैसे जैसे हम लोग बचपन में हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग उस समय में अपने को बच्चे कहते हैं और उस समय में हमारा मेंटल एबिलिटी बहुत कम होता है, और लेकिन जो बिहेवियर है, चाइल्डिश बिहेवियर, वह एजिंग में ज़्यादा एज हो जाने के बाद में ओल्ड एज में हम लोग फिर बच्चे हो जाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट है, एक तो बिना दिमाग का और एक दिमाग का, है ना। एजिंग को कहा जाता है, ओल्ड एज को कहा जाता है जब फुल ऑफ अनुभव, है ना, अनुभव का से भरा हुआ जीवन और आप एक्सपीरियंस का जीवन। तो ओल्ड एज सेकेंड चाइल्डहुड, बट चाइल्डहुड इन द सेंस दैट कि हम लोग जो व्यवहार जो है, ये बड़ा अच्छा कोटेशंस मैंने कलेक्ट किया है। और बहुत सारे प्रॉब्लम के बाद में, बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ में रह करके, डिस्पाइट अटेंडेंस प्रॉब्लम, बुढ़ापे में जब है, आप जब एज आता है तो आपको एक अटेंडेंट की जरूरत होती है, एक सहायता की जरूरत होती है। तो एक और कुछ लोगों को सहायता मिलता है, कुछ लोगों को सहायता नहीं मिलता है। ऐसे में आपका जो लॉन्ग लाइफ के लिए जो जरूरत होता है, या आपके लॉन्जिविटी के लिए, आपको जीवित रहने के लिए जो प्रॉब्लम आते हैं, वह प्रॉब्लम को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ होता है क्योंकि होना ही है, तो एज के साथ में बदलाव होना ही है, उसको कुछ लोग प्रॉब्लम मान के, यानी कि अनभिज्ञता, उसके विषय में जानकारी नहीं होने के कारण लोग सोचते हैं कि ये हमको प्रॉब्लम है। और लेकिन एज के साथ में हमको समझदारी, हमारा उम्र के शरीर का समझदारी और मन की समझदारी हमें होनी चाहिए। कहते हैं कि एज में होने के बाद में हम भुलाने लगते हैं, तो ये तो नेचुरल है कि जब आपका ब्रेन श्रिंक करेगा तो थोड़ा सा मेमोरी कैपेसिटी घटेगा। उसी तरह से आपका जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, वो भी उम्र के साथ में घटेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोगों के, और इसीलिए फिजिशियंस को, चिकित्सक होने के लिए एजिंग के जो एजेड पेशेंट आते हैं उनके अंदर में क्या सही है या क्या गलत है, इस बात को हमें निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। थ्योरीज ऑफ एजिंग, है ना। एजिंग का थ्योरी क्या क्या है? वियर एंड टियर, जितना भी जीवन चलेगा, बुढ़ाना होगा तो आपके जूते घिस जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं,
तो शरीर का भी अंग वैसे ही होगा, है ना। मसल्स जो है सो वीक हो जाएंगे, हड्डियों कमजोर होने लगेंगे। तो वियर एंड टीयर यानी कि परिस्थिति के साथ में, समय के साथ में आपके अंदर में वियर एंड टीयर होना है, ये होता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में आपका डैमेज, है ना। इन्वायरमेंट के साथ में सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारे मौसम बदलते हैं तो उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स और चेंज आते हैं वो इम्पॉर्टेंट बात होता है। और उसके तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपेयर मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव एंड रिपेयर मैकेनिज्म। जब हमारा कम उम्र होता है तो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र हम लोगों का बढ़ता जाता है, हमारा प्रोटेक्टिव और रिपेयर मैकेनिज्म यानी कि इम्यूनिटी जो है सो हमारा घटता है। यही बात जो कंपेयर करने का है चाइल्डहुड और ओल्ड एज में हम लोग जो करते हैं वो है, आपको ओल्ड एज में जो इम्यूनिटी पावर कम होता है और बचपन में भी, बच्चों में भी इम्यूनिटी पावर कम होता है। लेकिन बचपन में बिना माइंड का इम्यूनिटी पावर कम होता है, यहाँ पर ओल्ड एज में माइंड के साथ में आपका इम्यूनिटी पावर कम होता है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। थ्योरी ऑफ एजिंग में इन्फ्लेमेटरी, आपका कितना जल्दी आपको शरीर में, तो समय के साथ में, परिस्थिति के साथ में आप बहुत एडजस्टेड हो जाते हैं तो आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। और बैलेंस आपको होता है, इन्फ्लेमेटरी नेचुरल सिलेक्टेड टू कीप द पीपल एलाइव, ये आपका। और प्लस मॉड्यूलेशन आपका जो है परिवर्तन, वातावरण के साथ में जो मॉड्यूलेशन और नेचुरल सिलेक्शंस जो है सो इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे लॉन्जिविटी को, हमारे उम्र को प्रभावित करता है। हमारे जो सोसाइटी में जो एजिंग के साथ में जो गलत भावनाएं फैली हुई हैं, कहते हैं कि एजिंग इज एन इलनेस। बुढ़ापा एक, उम्र बढ़ना एक बीमारी है, ऐसा नहीं है। उम्र बढ़ना बीमारी नहीं है। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, ऐसा भी नहीं है। हम लोग का ऑटोनॉमी जो है सो, हम लोग स्वतंत्रता घट जाता है। लोग कहते हैं कि पहले 2 पैर पर चलते थे, अब 3 पैर पर चलने लगे, लाठी, यानी कि स्वतंत्रता हमारी कम हो गई, हमें एक सहायता की जरूरत हो रही है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आप अपने माइंड को ये चीज को एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, आपकी पहचान भी घटने लगती है, ये भी। और आइसोलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये रूब्रिक्स का जो है, इसका आपके रिपोर्टरी में बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है। फॉरसेकन फीलिंग, अबंडन्ड, है ना। अब इस रूब्रिक्स में जाइएगा तो इसका बड़ा विस्तार से हम लोग का सब रूब्रिक्स दिए गए हैं कि पेशेंट के अंदर में जो आइसोलेशन फीलिंग, और या कहते हैं आपका अपने आप को फॉरसेकन फीलिंग, ये जो है सो ओल्ड एज में है। और बहुत सारे रूब्रिक्स आपको है। हमारे लोग जो है सो हमको प्यार नहीं करते हैं, है ना। इसके बावजूद कि लोग प्यार करते हैं या मानते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि हमें प्यार नहीं होता है। उसके बाद में डिप्राइवेशन ऑफ इंटीमेसी, आपको लगता है कि हमारा जो है इंटीमेसी, जो लोगों से जो लगाव था वो कम हो गया। हमारे बच्चे हमारे साथ में ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, हमारी पत्नी हमारे साथ में ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ में ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, लोग हमको अलग थलग है। सो आइसोलेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो कि हमारे एज पर भी प्रभाव डालता है। और दूसरा है कि डिपेंडेंसी इशू। आप जब जो काम पहले स्वयं कर सकते थे, आज वह स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके एजिंग के साथ में। नॉर्मल एजिंग किसको कहते हैं? एजिंग को हम लोगों ने देखा कि इलनेस नहीं होता है। दूसरा, स्लोइंग ऑफ द बॉडी फंक्शंस, आपका जो फिजियोलॉजी है वह धीमा पड़ जाता है। और इम्पैक्ट ऑफ द क्रॉनिक इलनेस, इस पर क्रॉनिक इलनेस इस समय में काफ़ी बहुत मैक्सिमम केसेस में आपको क्रॉनिक इलनेस मिलेंगे। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, ये सब तो आजकल के समय में बहुत कॉमन हो जाता है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकम्पनी एजिंग में अल्टरनेट विद द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड डिजीज, है ना। आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है सो वो डिपेंड करता है वो एज में कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेस और
इसके साथ में। लेकिन अब हम लोग आते हैं फिजिकल चेंजेस रिलेटेड टू द एजिंग, है ना। फिजिकल चेंजेस हमारे शरीर के अंदर में क्या बदलाव आता है, क्या, इसलिए कि ये चीज़ को दिमाग में रखना केस टेकिंग के समय में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको नहीं रखिएगा तो जो नेचुरल चीज़ को आप अननेचुरल समझने लगिएगा, उसको सिम्टम्स मान बैठिएगा, है ना। क्योंकि पेशेंट तो आके वह बात कहता ही है, उसको लगता है कि जो हम पहले कर सकते थे वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। एक पेशेंट मेरे पास में आए और कहा कि डॉक्टर साहब हमको पैल्पिटेशंस हो रहा है। मैं बोला कि बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर कह रहा है कि आपका हार्ट का बीमारी हो गया। मैं कहा मैं देखता हूँ। फिर मैंने जब उनका केस टेकिंग किया तो वो थे करीब करीब 70 साल के व्यक्ति थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप और आपका एक्टिविटी क्या है, तो कहते डॉक्टर साहब मैं 2 घंटा रोज योगा करता हूँ और फिर अपना पूरा दिनचर्या। तो उनका स्ट्रेस फैक्टर बहुत बढ़ा हुआ था। जो शरीर का जो कैपेसिटी था एज के हिसाब से, उनके स्ट्रेस कैपेसिटी कम थे। तो मैंने कहा कि देखो मैं आपका हार्ट का इलाज तो करूँगा, लेकिन मैं आपको एक जो सलाह देता हूँ वो आपको मानना पड़ेगा। और मैंने उनको कहा कि आप 15 मिनट से ज़्यादा योगा मत कीजिए। 15 मिनट मैंने उन्हें अलाउ किया, 2 घंटा से ला करके 15 मिनट पर। क्योंकि योगा तो सब कोई कहता है, अच्छा कहता है, हम लोग कहता है, लेकिन आप मैं जैसे कहता हूँ उसके करके देखिए। और वो उस बात को फॉलो किए और विदिन ए मंथ उनके सारे पैल्पिटेशंस, मैंने उनका फिर टेस्ट करवाया और उनके सारे हार्ट के कंडीशंस नॉर्मल थे। तो क्या होता है कि एज के साथ में जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होते हैं, वह अपने को अगर आप जवान समझिएगा और अपने को कंपेयर कीजिएगा एक कम उम्र के बच्चे से, कम उम्र के लोगों से, तो आपके अंदर में जो प्रॉब्लम आते हैं वह एजिंग प्रॉब्लम कहलाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है सो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी कहते हैं कि 100 उम्र का आदमी जो है सो वो उसको अर्थराइटिस नहीं होता है, कार्टिलेज में ये नहीं होता है। वो आदमी सोच कैसे सकता है कि उसे अर्थराइटिस जैसा वो नॉर्मल आदमी के जैसा दौड़ सकता है ना। 80 साल के लोग जो है सो कहते हैं कि उनका सेक्सुअल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अरे अभी कैसे उम्मीद करते हैं? तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है। फिर आप बहुत सारे पल्मोनरी, कार्डियक, इंटेस्टिनल, रेनल रिजर्व्स और डिजेनरेटिव, ये सब सारे चीज जो है सो एज के साथ में है। बहुत सारा हार्ट के पेशेंट हम लोगों के पास में देख, हमको हार्ट डॉक्टर बोलता हाइपरट्रॉफिड हो गया। अरे जितना दिन से काम कर रहा है हार्ट और थोड़ा सा उसका इलास्टिसिटी लूज कर गया तो वह तो नॉर्मल है। इसमें दवा की बात नहीं, आपको अपना फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर को घटाना है। वह एजिंग फैक्टर है और इसका इलाज नहीं हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। उसे आप हाइपरट्रॉफिक हार्ट मान करके इलाज कीजिएगा तो उसके हार्ट में एक नया प्रॉब्लम कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो बात होती है इंसिडेंस ऑफ डिमेंशिया, है ना। आपको भूलने की और मन का जो स्थिति है, कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये एजिंग के साथ में होता है। कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि बूढ़ा हो गया तो सठिया गया, है ना। सठियाना क्या हुआ? ये सठियाना कुछ नहीं है, ये आपका एजिंग प्रोसेस है। जब आपके मेंटल कैपेसिटी जो है सो एक लिमिट में हो जाता है, आप भूलने लगते हैं बहुत सा चीज, आपको बहुत सा चीज याद नहीं रहने लगता है। तो ये कॉमन फैक्टर्स है, ये बीमारी नहीं है। ये इसको बीमारी के रूप में डिमेंशिया को नहीं ले सकते हैं हम लोग को। ओल्ड एज डिमेंशिया, हाँ, सेनेलिस में जाता है। डिमेंशिया सेनेलिस करके एक रूब्रिक्स है, वो अगर में जाता है, इसका मतलब कि आप अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं, आपका व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, तब तो वह जाकर के हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन सामान्य ढंग से ये हमेशा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। देन फिजिकल चेंजेस जो होते हैं मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के साथ में, है ना। डिक्रीज्ड मसल्स एंड कंपेयर टू द फैट। उस समय आपके फैट के कंटेंट लिमिटेड हो जाते हैं, तो सार्कोपीनिया जैसा हो सकता है। फिर एसोसिएटेड फ्रैलिटी माने कि भुरभुरा टाइप का हो जा सकता है बोर्ड। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन फैक्टर होता है ना। एक्सट्रीमली कॉमन, स्पेशली विद द रिस्क फैक्टर। इससे आपका जो है हड्डी का जो है, और खास करके जो आपका निकोटीन है, अल्कोहल है, क्रोनिक लो कैल्शियम स्टेट है, धूप में कम बैठना, एक्सरसाइज का जो एकदम ही नेग्लेक्ट कर देना, ये सारे कारण जो है सो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कि बोन के डेंसिटी को कम हो जाना। तो ये बोन का डेंसिटी भी कम होना
एक एजिंग प्रॉब्लम है और यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट के लिए मल्टी फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का हम लोगों को सोचना पड़ेगा और इसको डाइट में हम लोगों को कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज ये सब हम लोगों को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। देन कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस इंक्रीजेज इन द ओल्ड पर्सन, है ना। आपका जो हार्ट में थोड़ा सा कड़ापन आता है या लूज हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत कॉमन हो जाता है खास करके अमेरिकन में, और ट्रीटेबल बाय रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशंस इवन इन द ओल्ड बेनिफिट। एक्सर्शनल चेस्ट पेन और सीवियर डिस्निया, ये कार्डियक सिम्टम्स आपको फिजिकल सिम्टम्स के साथ में आपको डेवलप करता है। बहुत ही कॉमन फैक्टर्स ये है। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स बहुत कॉमन मिलेगा। कॉमन कॉजेज ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन इसमें लोग बनते हैं। रिस्पॉन्ड वेल टू एग्रेसिव ट्रीटमेंट, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं। 15% ऑफ द ओल्ड 65 ओल्ड ईयर्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विद द एज, और एंटीकोगुलेशंस अवॉइड्स एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पर आपको एंटीकोगुलेंट के विषय में भी सोचना पड़ता है। देन पल्मोनरी रीजन में एजिंग का इफेक्ट, जनरली नॉन डिजीज related pulmonary changes are expected in old age. There is increased incidence of COPD related to the exposure, mostly cigarette smoking, है ना। और बच्चों बूढ़ों में फिर निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल हम लोग कोरोना का जो प्रकोप चला हुआ है, इस समय लोग क्यों कहते हैं कि बूढ़े लोगों को, क्योंकि ओल्ड एज में एक आपका ससेप्टिबिलिटी निमोनिया के साथ में ज़्यादा होता है। इसीलिए लोगों 65 ईयर्स में लोग एडवाइस करते हैं कि आपको निमोनिया का एक वैक्सीनेट किया जाए। इन्फ्लुएंजा कैरियर ग्रेटर रिस्क एंड वैक्सीनेशन हेल्प्स। फिजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चेंजेज, अब देखिए फिजियोलॉजिकल चेंजेज के कारण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी आपका एजिंग होता है। इससे आपका कोलन कैंसर और आपका अल्सरेशन ये सब 50 ईयर्स के बाद में बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन भी एक कॉमन कॉजेज बनने लगता है बहुत सारे ड्रग थेरापी के कारण। और डाइवर्टिकुलर डिजीज, आपका ऑर्गन जो है सो लूज होता है, तो डाइवर्टिकुलर डिजीज बहुत सारे क्रिएट होते हैं। रेक्टम में डाइवर्टिकुलम बन जाता है, 2 बार 3 बार में लैट्रिन जाना कॉमन हो जाता है ना। तो ये सबको हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चेंजेज में आपका लिम्फोसाइट्स में AIG जो है सो कंपोनेंट इम्यून सिस्टम को कम करता है ना। GI सिस्टम रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट मैमेलियन इम्यून ऑर्गन। डिक्रीज इन इम्यून फंक्शंस रिलेटेड टू डिक्रीज इन इम्यून फंक्शंस जो है सो आपको GI चेंजेस को ले आता है और GI ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। फिर आपका ओल्ड एज में ओरल हेल्थ जो है, मुंह का जो है केयर और दांत का, ये भी ऋतु का फोन आ रहा बता, दांत का केयर जो है तो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। एजिंग और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, आपको प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मेनोपॉजल वोमेन में खास करके आप देखिएगा, मेनोपॉजल वोमेन के प्रोस्टेट आपको बेनाइन प्रोस्टेट जो है तो हाइपरप्लेसिया ये बढ़ना है। और वोमेन में आप देखिएगा कि पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। यूरिन इनकॉन्सिस्टेंसी का, यूरिन को रोकने का कैपेसिटी घट जाता है पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन में, और इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। 50% लगता है, पूरा नहीं हो सकता है। और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया देखा जा सकता है ना, जो कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें जरूरत पड़ता है, सर्जरी का भी जरूरत पड़ता है। फिर यूरिनरी सिस्टम में चेंजेज आते हैं, डिक्लाइन इन द रेनल फंक्शंस घट जाएगा, है ना। तो वाइल मेनी ओल्डर पेशेंट्स आर गोइंग अराउंड 25% ऑफ रेनल फंक्शंस, दे हैव 20 रिजर्व्स। और प्रॉब्लम्स जो है सो ड्रग्स, अगर किसी का किडनी हटा दिया गया है किसी कारण से, तो वो भी आपको एक प्रॉब्लम का विषय बनता है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड मेंटेन्ड इन मेनी ओल्डर पर्सन। कुछ देखिएगा बूढ़ों में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होगा, उसके कारण वो परेशान होते हैं।
डिसएरोनिया कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, और ये आपका वेजिनल इंटीग्रिटी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। ट्रॉपिकल लुब्रिकेंट्स की का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी बहुत कॉमन हो जाता है इस समय में। ये सब चीज़ को हम लोगों को अगर पेशेंट कंप्लेन करता है तो देखना पड़ेगा कि उसका कितना फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है या नहीं है, या उसकी आवश्यकता है उसको कंसिडर करने का या नहीं है आवश्यकता। देन इंडोक्राइन सिस्टम, ये आपके बहुत सारे जो इंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम लोग को थायराइड, उसके डायबिटीज का कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये सब घटने लगते हैं और डायबिटीज का कंडीशंस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का कंडीशंस बढ़ जाता है, और थायराइड का जो फंक्शन जो है तो वो भी आपको चेंज हो जाता है एज के साथ में। अब स्किन को देख लीजिए, स्किन पर भी आपको बहुत सारा इफेक्ट देखिएगा, है ना। प्रोटेक्टिव, एक तो झुर्री पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और बहुत सारे इसका स्किन एलिमेंट्स आ जाते हैं। आपका खास करके स्किन डिजीज ओल्ड एज का जो होता है, एक्जिमा और सोरियासिस, ये बड़ा कॉमन आपको दिखलाई पड़ेगा, जो कि आपको, और कॉस्मेटिक का इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। जीवन भर कॉस्मेटिक्स का जो ज़्यादा प्रभाव किया, उसका स्किन बाद में चल करके बड़ा भद्दा सा दिखलाई पड़ने लगता है, उसको बहुत इम्पॉर्टेंट लोग मानते हैं। देन सेंसरी चेंजेज, आपका आवाज़ सुनना, है ना, थर्ड मोस्ट मेजर डिजेबिलिटी इन ओल्डर, है ना, तीसरा सबसे बड़ा डिजेबिलिटी का कारण है। 39% ऑफ 75 ईयर्स ओल्ड हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट, है ना, कम सुनने लगते हैं। तो साइको सोशल इम्प्लीकेशंस होता है, इससे डिमिनिश्ड सोशलाइजेशन हो जाता है, कम सुनेंगे तो लोग के साथ में ज़्यादा कम मिक्स करेंगे, है ना, इससे एक इम्पैक्ट आता है। सो अर्ली ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको उसके लिए ऑडिटरी के लिए ऑडिटरी एड्स की ज़रूरत होती है, सुनना मशीन लगाना जरूरी हो जाता है, ये सब हम लोगों को कंसिडर करना है। देन फिजिकल एजिंग, आपका दिखलाई पड़ना, कट्रैक्ट, ग्लोकोमा, मैकुलर डिजेनरेशन इस एज में ज़्यादा मिलेगा, जिसको कि बचाया नहीं जा सकता है, और इसका आपको ओल्ड एज में रिपेयरिंग करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर ऑल्फैक्ट्री, आपके सूंघने की शक्ति वो भी घट जाता है। कॉमन सेंसरी डिस्टर्बेंस ये जो है कि एल्डरली पर्सन्स का है। फिर आपका नींद भी बड़ा हो जाता है, और उम्र के साथ में नींद का आरएम जो हम लोग कल उस दिन पढ़ रहे थे, रेम स्लिप जो होता है, रैपिड आई मूवमेंट का जो हम लोग देख रहे थे, उस समय में जो सपने आते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, और सपने ज़्यादा देखते हैं लेकिन वो चेंज नहीं होता है, लेकिन स्लीप वेव्स कम हो जाते हैं और नींद आने में समय लगता है, और जगना बीच रात में जगने का समय भी बढ़ जाता है, खास करके प्रोस्टेट वाले में रात में कई एक बार उठते हैं, ठीक है ना। फिर न्यूरोलॉजिकल चेंजेज आता है, डिटेक्ट हम लोग उसके आदमी को न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स को देख सकते हैं, वाइब्रेशंस में चेंजेस देख सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे नर्व्स का फंक्शंस में चेंजेस वहाँ पर देख सकते हैं। देन डिजेनरेटिव डिजीज, ये कॉमन हो जाता है, ये आपका डिजीज फैक्टर होता है। डिमेंशिया, खास करके अल्जाइमर्स डिजीज, है ना, ये आपका 65 के बाद में, उम्र के बाद में ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट का यहाँ पर होता है, लेकिन हम लोग होम्योपैथी में इसको अच्छा से कर सकते हैं। फिर पार्किंसन डिजीज भी बहुत सारे केसेस में आपको देखिएगा, और डिमेंशिया डिजीज की जो है सो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आपको ओल्ड एज में दिखलाई पड़ता है। नॉर्मल कॉग्निटिव चेंजेस, जो हमारा जो नॉर्मल कॉग्निटिव लोगों से बात जो मेंटल स्टेट्स है, वो चेंजेज इन इंटेलिजेंस, रिजिडिटी, माइंड को सोचने का क्षमता या अपनी बात पर अड़ने की क्षमता, है ना। बुढ़ापा में लोग कहते हैं कि अब बड़ा जिद्दी हो जाता है, तो चेंजेज इन इंटेलिजेंस, अब क्योंकि माइंड अपने को मैच्योर्ड समझते हैं। मैच्योर्ड समझने का मतलब हम तो सब जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं, तो ये एक नॉर्मल है, और उसको फिक्सेशन ऑफ द आइडियाज होने लगते हैं, ये हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। नॉर्मल एज रिलेटेड मेमोरी चेंजेज आ जाते हैं। फिर अटेंशन चेंजेज इन द एज, आपका अटेंशन भी बदल जाता है, ठीक है ना। फिर कॉग्निटिव चेंज, इट इज नॉर्मल टू बी फॉरगेटफुल एट माई एज, कहता है कि 70 साल होने के बाद में तो अच्छा है कि भूल जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग भूलने की बीमारी लेकर के आते हैं, क्योंकि सारे चीज़ दिमाग में
नहीं रह सकते हैं। और हमें अब क्या करना चाहिए, हम लोगों का क्या रोल होता है? डाइवर्सिटी इज द हॉलमार्क ऑफ ओल्डर एडल्ट, नॉट होमोजेनिटी। डाइवर्सिटी, उसके मन को थोड़ा सा डाइवर्स करना। और गुड फंक्शनल स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर एवरीथिंग। उसके क्वालिटी ऑफ द लाइफ को इम्प्रूव करने का, फंक्शनल स्टेटस और क्वालिटेटिव लाइफ को उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में है, जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता है, उस पर हम लोगों को उसके क्वालिटी को खाली इम्प्रूव करने का व्यवस्था कर सकते हैं। और केयरिंग फॉर द ओल्ड, क्या एवरीवन वांट्स टू ग्रो ओल्ड। कहावत है कि सभी लोग उम्र बढ़ना चाहते हैं। छोटा बच्चा को देखिएगा तो अपने पापा का सेविंग करना शुरू कर देता है, अपना मूंछ देखते रहता है कि कब मेरा मूंछ आ रहा है। एवरीवन वांट्स टू ग्रो बट नो वन वांट्स टू बिकम ओल्ड। ठीक है ना, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन बूढ़ा होना तो है ही एज के साथ में। सो हमें क्या करना है, केयरिंग फॉर द ओल्ड इंडिविजुअल्स को। देखिए, बूढ़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग हम पर हंसेंगे, डॉक्टर क्या कहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों को उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर के पास भी वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं, अपने बहुत सारी गलतियों को बताते नहीं हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सिंपैथेटिकली कंसिडर में लेने का जरूरत है। केस टेकिंग के समय में उनको रिस्पेक्ट देने का जरूरत है। रिस्पेक्ट के वो भागीदार होते हैं और उनको रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। और अगर आप जितना ओल्ड पीपल को, लोगों को रिस्पेक्ट दीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको उसका केस टेकिंग बहुत बढ़िया से कर पाइएगा। एक चीज़ को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसमें मैं बुखार बहुत ज़्यादा नहीं आया करता है ना, हाइपोथायराइडिज्म होता है, सिम्टम्स बहुत कम आया करते हैं। और ये डिजीज का प्रोसेस जो है सो पार्ट ऑफ द एजिंग होता है, और एजिंग जो है सो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इसमें जो बहुत सारे जो मेंटल आपका स्ट्रेस आते हैं, डेलेरियम, बुदबुदाना, है ना सोए हुए में, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, साइकेट्रिक इलनेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बिहेवियरल एंड मेंटल चेंजेस, सेंसरी डिप्राइवेशंस, एडियल फंक्शनिंग और फ्रेलिटी रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ जो है सो हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेट योरसेल्फ। आप फिजिशियंस हैं, आप अपने आप को पढ़ाने का, अपने आप को समझने का कोशिश कीजिएगा। लोकल, स्टे लोकल, और वहाँ पर जिस वातावरण में है वहाँ पर आपको जाकर उस वातावरण को अध्ययन कर सोचना पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द की पूछताछ करिए। क्वेश्चंस एवरीथिंग, सभी जगह पर क्वेश्चंस कीजिए। लेट वन रिसोर्स लीड यू टू द अनदर। अब एक कारण से दूसरे कारण को पहुंच सकते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप उसके नेचुरल प्रॉब्लम को समझ पाइएगा और उसके सपोर्ट कर सकते हैं, उसके फैमिली रिसोर्सेज को भी समझा सकते हैं कि इनको कैसे केयर करना है। एक अच्छा कहावत है, ओल्ड मैन टेक्स ए लुक एट माई लाइफ, आई एम ए लॉट लाइक यू। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छा हिस्ट्री लीजिए। मेडिकल फर्स्ट फॉर चेंजेज इन फंक्शनिंग, एक बात का दिमाग में रखिए, जो चेंज हो गया उसी के लिए मेडिकल के विषय में सोचना है। ड्रग हिस्ट्री हमेशा लेना है। फ्लूइड इनटेक का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा उसमें, है ना। ऑल टेस्ट आर इन्वेसिव, सभी टेस्ट का इसमें एक रूटीन टेस्ट की बात करनी चाहिए, है ना। ऑलवेज यूज द व्हाट विल इट चेंज, है ना। आपको एक प्रश्न रखना पड़ेगा, ये हर एक केस टेकिंग में है, ये जो हम सलाह दे रहे हैं इससे इसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। डिटरमिन पेशेंट्स एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस, पेशेंट क्या हमसे उम्मीद लेकर के आया है और क्या हम उसको दे सकते हैं, परिवार उसका क्या चाहता है, हम क्या दे सकते हैं, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। उसमें मैं बहुत सारे टेस्ट की आवश्यकता जो पड़ती है, आवश्यक टेस्ट में ही जाना चाहिए। अगर नहीं आवश्यक है तो उसे हमको समझाना चाहिए कि नहीं, टेस्ट का जरूरत नहीं है, टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सो बुढ़ापा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो
आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगा? टॉकिंग एंड लिसनिंग, बात करना और सुनना। दूसरा उनका रिस्पेक्ट करना। उसके बाद तीसरा होता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन, उसको ध्यान से सुनना। सपोर्ट एंड एजुकेट द केयर गिवर्स, जो आपके उसके अटेंडेंट्स हैं उसको सपोर्ट करना और उनको पढ़ाना। डिसीजन रिगार्डिंग केयर शुड बी थॉटफुल, जो भी डिसीजन लेते हैं केयर का उसको काफ़ी सोच विचार के ले लीजिए। और ट्रांजिशंस कैन बी डिफ़िकल्ट, अगर कोई इसमें रुकावट आता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। सो हम लोग को अपनी सीमाओं का ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहाँ तक काम कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी उसके साथ में जुड़ाव कितना इम्पॉर्टेंट है, और प्लानिंग अगर उसे डिस्चार्ज करते हैं उसे अगर तो उसके मेडिकल होम्स का डिस्चार्ज का इंटर प्रोफेशनल अप्रोच, ये इसके हम लोग को ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा। हमें पेशेंट को एक्टिव बनाए रखना, उसको नॉलेजेबल पार्टिसिपेंट्स इन देयर केयर, ये इम्पॉर्टेंट होता है। हैविंग ए कांस्टेंट हीलिंग रिलेशनशिप विद द पर्सनल फिजिशियन significantly improve health outcome according to the above study. Whole person orientation, holistic health focus बहुत important है, और क्वालिटी एंड सेफ्टी जो है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर फोकस ऑन प्रिवेंटिंग एंड प्रॉम्प्ट अटेंशन टू इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, जो आने वाला है उस पर ध्यान रखना है प्रॉब्लम पर। और एक है कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करने की बात आती है, कम्युनिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली से, परिवार से, पेशेंट के साथ में, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। मेंटल स्टेटस की बात मैंने किया था, मेंटल स्टेटस के विषय में लगातार पूछना है, खास करके डिमेंशिया और डिप्रेशन से संबंधित। एग्जामिनेशंस का जो है सो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का एग्जामिनेशंस करना है, और पेशेंट को जब पूछना है तो उस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान से उस पर रखना है कि उसको कितना है। और मेंटल हेल्थ में आपको इंसोमोनिया, स्लीप चेंजेस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे जो रिलेटेड हैं वो मेंटल स्टेटस को कितना रिलेटेड है, इसको एक्कोम्पनिंग मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट समय में होता है। फिर सोशल स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये सारे चीज़ को हम लोगों को लेना चाहिए, सेक्सुअल हिस्ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सो अल्टीमेट गोल जो हम लोगों का है वह प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, वह टू मैक्सिमम फंक्शनल कैपेबिलिटी, हमारा जो गोल है वो फंक्शनल कैपेबिलिटी ही इसका हम लोगों का गोल होना चाहिए। तो हम लोग इसके साथ में जो आज हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों के लिए ओल्ड एज के संबंध में, बुढ़ापों के साथ में जो जो रिलेशनशिप होगा वो हम लोगों को समझने का कोशिश करना है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ हम लोग आज का ये बहुत कुछ हम लोगों ने शेयर किया है, और हम इसके साथ में आज का लेक्चर्स को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक लेकर के आपके सामने में आएंगे। तो आज के इसके साथ में हम लोगों का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।